न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एक ऐसा टॉपिक है जो इंसान की पूरी जिंदगी के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम बच्चे को उसके बचपन में ही अच्छी खुराक नहीं दे रहे, अच्छी डाइट नहीं दे रहे, तो वो लाइफ टाइम उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को और उसकी मेंटल कैपेसिटी को, उसके आईक्यू लेवल को इतना स्लो डाउन कर देता है कि वो पूरी जिंदगी फिर माए शिकायतें करती रह जाते हैं, हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता, हमारे बच्चे की हाइट छोटी है। तो ये चीज पे वो फोकस बिल्कुल नहीं करते कि हमने उसको किस तरह से अच्छी डाइट जो है वो देनी है जो उसको हेल्प आउट करे इन सब चीजों को। उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन, ये तो आप सब न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। न्यूट्रिशन की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि आप न्यूट्रिशन स्टूडेंट हो तो हर बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी डेफिनेशन बताएगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसको हम किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी से। और सिंपल वे में अगर हम इसकी बात करें तो न्यूट्रिशन जो है आपकी हेल्थ और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी प्रोविजन है आपकी बॉडी को। तो बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना जो हेल्थ एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो न्यूट्रिशन है। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स। न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्फेंसी पीरियड होता कौन सा है। बर्थ से लेके 1 ईयर तक, लाइक 0 to 12 मंथ्स का जब बेबी होता है तो वो उसका इन्फेंसी पीरियड चल रहा होता है। अब उस पीरियड में न्यूट्रिशन का क्या रोल है और कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम देखें तो न्यूट्रिशन, अगर हम बेबी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, अच्छी डाइट दे रहे हैं, तो वो उसकी हेल्थ को प्रमोट करेगी सबसे पहले। उसके बाद प्रिवेंट डिजीजेस से किस तरह से प्रिवेंट करेगी, जब बच्चे को डाइट अच्छी जा रही है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं, तो उसको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। डेफिशिएंसी नहीं होगी तो उसको कोई डिजीज नहीं होगी। इसी तरह कोई डिजीज नहीं होगी तो उसकी लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग होगी, वो लंबी जिंदगी बगैर बीमारियों के, जब आपको पता हो तो आपकी आधी जिंदगी वैसे ही बढ़ जाती है। उसके बाद आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स सारे मिल रहे हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक नहीं रहेगा। वीक इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो उसको कोई डिजीज नहीं होगी। और इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं तो वो अपने फंक्शंस, बॉडी जो अपने फंक्शंस है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेगी। और न्यूट्रिशन जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो है रोल प्ले करती है, ये आप लोगों को पता होगा, थ्रू आउट द लाइफ। उसके बाद न्यूट्रिशन इन्फेंट्स को, अब एक बच्चा जो 12 महीने का है या 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का बच्चा है, वो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स अपने ले सकता है? उसके पास और कोई तरीका नहीं होता, वो सॉलिड फूड नहीं खा रहा होता। तो इसलिए हम वो जो है अपनी न्यूट्रिशन जो हमने उसको देनी है वो हमने ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू देनी होती है। वो उस टाइम पे सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है, मदर मिल्क उसके उसमें जा रहा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि हम मदर सारे न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करें और फिर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। ब्रेस्ट फीडिंग से सारे न्यूट्रिएंट्स हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि फिर बाद में उसको हेल्प आउट करेगी प्रोटेक्ट करने में रिस्पिरेटरी इलनेस से और डायरिया से और डिफरेंट डिजीजेस से। उसके बाद जो है इन्फेंट का बर्थ वेट, अगर हम बात करें, जो बर्थ वेट होता है, जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा है, उसका बर्थ वेट 5 kg है, तो उसके 5 मंथ्स तक होने तक उसका जो वेट है वो डबल हो जाएगा, लाइक 10 kg हो जाएगा, और ट्रिपल हो जाएगा जब वो 1 साल का होगा। इसी तरह अगर उसकी हम हाइट की बात करें तो 10 इंचेस 1 साल के बच्चे की जो है वो हाइट बढ़ती है, बर्थ से लेके पहले साल तक, 12 मंथ तक। और जब पहले साल के एंड पे बच्चा जाता है तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है स्लो डाउन हो जाती है ग्रोथ होना। उसके बाद एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है बच्चे की वो डबल होती है देन एडल्ट्स। लाइक अगर हमारी 2000 है तो बच्चे की हमसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको जो है उसकी डेवलपमेंट का टाइम है, उसकी ग्रोथ का टाइम है, तो उसको जो है ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको 450 किलो कैलोरीज, जनरली अगर हम बात करें कि 4 to 5 kg बच्चे का बच्चा है वेट का, तो उसको 450 किलो कैलोरीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। या हम सिंपली अगर पर्सन टू पर्सन देखें, बेबी टू बेबी, तो हम 100 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट, उसका जितना बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे टोटल कैलोरीज हमारे पास कितनी आ रही हैं, तो वो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो सारी कैलोरीज उस बच्चे को कैसे देनी है? हम उसको कोई फूड नहीं खिला सकते, हम उसको इतनी छोटी एज में, लाइक अगर 0 to 6 मंथ्स के बच्चे की बात करें तो हम उसको कोई कुछ खिला नहीं सकते, सॉलिड में, सेमी सॉलिड में, इवन लिक्विड डाइट में भी हम मिल्क के अलावा उसको नहीं दे सकते। इनफैंट फॉर्मूला दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं, अदरवाइज हम उसको कुछ खिला नहीं सकते। तब उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो उसको 600 किलो कैलोरीज या 450 किलो कैलोरीज या 500 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड है, वो हमने मदर से ही उसकी जो है वो पूरे करने हैं। मेजर जो है कार्बोहाइड्रेट जो बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हमारे बॉडी सेल और ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो ग्लूकोज है, और ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही बच्चे को मिलता है।
सॉलिड फूड्स हम बच्चे को 5 to 6 मंथ्स की एज में जाके इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो सॉलिड फूड हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाने हैं वो या तो लिक्विड लाइक होने चाहिए, वो भी 6 मंथ्स की एज में जाके। उससे पहले हम बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, उसको नहीं खिला सकते। लिक्विड लाइक हम या तो दे सकते हैं, या फिर हम उनको सेमी सॉलिड जो है वो डाइट दे सकते हैं। ब्रिजिड नहीं होनी चाहिए, वो जर्की नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 6 मंथ का बच्चा हुआ है, हमने उसको चपाती का एक जो है पीस करके पकड़ा देना कि ये लो भाई खाओ। इसका क्या फायदा होगा कि बच्चे से माँ से तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन एडिशनल जो उसको विटामिन और मिनरल्स हैं वो जो हम सॉलिड फूड उसको देंगे वो उससे मिलेंगे, जो बाद में उसको हेल्प आउट करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब जब 1 साल का बच्चा हो गया, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उसकी फूड में, उसकी डाइट में डिफरेंट वैरायटी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स और फूड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन स्टिल हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि कोई स्पेसिफिक फूड जो हम अपने बच्चे को दे रहे हैं वो कोई एलर्जी तो कॉज नहीं कर रहा उस बच्चे में, या कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट बच्चे को रिक्वायर होता है, इन्फेंट को स्पेशली, वो पानी होता है। पानी का इंटेक हम बच्चों को जितना मर्जी करवा लें वो कभी भी इनफ नहीं होता। लाइक अब जाके अगर हम अपनी बात करें तो हम कहें कि भाई 12 to 13 ग्लास पानी हमने पीना है, इससे ज्यादा नहीं पीना, वरना वो प्रॉब्लम करेगा। तो हमने बच्चे को ये चीज नहीं देखनी, उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा होती है, मेजर न्यूट्रिएंट ये होता है। तो हमने उसको पानी जितना ज्यादा पिलाएं उतना उसके लिए अच्छा होता है। और अगर बच्चे को डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कोई इस तरह का मसला है जो कि बचपन में 1 साल में इन्फेंसी पीरियड में देखें तो बहुत कॉमन है, ये अगर प्रॉब्लम उसको हो गया तो हमने उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है मस्ट उसको ट्रीट करवाना है इससे। हमने ये नहीं करना कि बस ठीक है हमने उसको पानी पिला रहे हैं, हम उसको ये पिला रहे हैं वो पिला रहे हैं तो इससे हो जाएगा, पूरा नहीं। फौरन से बच्चे को डायरिया होती है, वॉमिटिंग होती है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स जो वेस्ट हुए हैं उसको बैलेंस करने के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लगवाना ही लगवाना है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। ब्रेस्ट फीडिंग है क्या? ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बच्चे को जो है मदर के थ्रू जो फीड करवा रहे होते हैं, उसके थ्रू जो है मिल्क और न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करवा रहे होते हैं। ब्रेस्ट फीड जो है वो मेजर सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, अभी पीछे मैंने बताया। लेकिन जो अमेरिकन अकेडमी है जो पीड्स की एएपी, और उसके बाद कैनेडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है, इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 6 मंथ तक तो आपने कंपल्सरी बच्चे को करवानी ही करवानी है। और जो आपने 12 मंथ तक आप 6 मंथ तक तो आपने सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, लेकिन 6 मंथ के बाद जाके आप उसको एडिशनल फूड्स दे सकते हो साथ, लेकिन फिर भी आपने 12 मंथ तक उसको ब्रेस्ट फीड फूड्स के साथ भी, सॉलिड फूड्स के साथ भी ब्रेस्ट फीडिंग कंपल्सरी है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग का जो गोल होता है वो यही होता है कि बच्चे की न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाए, उसकी जो नरिशमेंट हो जाए, और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट जो जो कि माँ की गोद होता है उसके लिए उस टाइम पे उसको एक रिलैक्स और अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए। उसके बाद ये एक ब्रेस्ट फीड बेबी है जो कि हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी विजन बहुत अच्छी है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसको कोई एलर्जी नहीं है, उसको कोई रिस्क नहीं है डिजीज का, उसकी टम्मी जो है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, ज्यादा लोड नहीं, ओवरलोडेड नहीं है, जिस वजह से उसमें कोई एलर्जी नहीं हो रही। और अगर यही चीजें हम एक बच्चे को काउ मिल्क पे लगा देते हैं पैदा होते ही या कुछ और है, तो फिर वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन की, कि ब्रेस्ट फीडिंग हमने उसको कितने टाइम बाद करवानी है और दिन में कितनी दफा करवानी है। पहला वीक जो होता है बर्थ से लेके 1 वीक तक हमने 8 to 12 फीडिंग्स जो है वो करवानी होती है बच्चे को। और हमने ये नहीं देखना कि हमने अभी बच्चे को फीड करवाया और 10 मिनट बाद दोबारा बच्चा कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, ये चीज नहीं देखनी होती। बच्चे को जब जब डिमांड है, जब जब रिक्वायर्ड है, आपने उसको जो है करवानी है फीडिंग। ये हमने नहीं देखना कि भाई अभी तो करवाई थी या अभी करवाने से मसला होगा। उसको जब जब हंग्री फील हो रहा है, क्योंकि बच्चे का स्टमक साइज बहुत छोटा होता है, अभी वो बहुत छोटा होता है, तो उसको हर थोड़ी देर बाद वो इतना ही लेगा कि वो थोड़ी 10 से 15 मिनट निकालते हैं बहुत मुश्किल से बच्चे। तो हमने उसको हर थोड़ी देर बाद जब जब उसको फील हो रही है हंगर, आपने उसको तब तक ब्रेस्ट फीड करवाना होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके एज ज्यादा होती जाती है, वैसे वैसे उसकी स्टमक कैपेसिटी जो है वो इनलार्ज हो जाती है, उसका स्टमक साइज बड़ा होता जाता है, उसमें कैपेसिटी ज्यादा होती है, और मदर मिल्क की साथ साथ प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है। तो बच्चा जब ज्यादा, उसका स्टमक कैपेसिटी ज्यादा है, वो एक टाइम पे ज्यादा फीड कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि वो ज्यादा टाइम पीरियड निकाल ले और आपको एक अच्छा गैप मिल जाए कि भाई आप 2 घंटे बाद भी फीड करवा सकते हो।
क्योंकि ऑलरेडी उसके स्टमक में इतना है कि वो 2 घंटे निकाल सकता है। तो ये चीज का हमने ख्याल रखना होता है, ये नहीं करना होता कि 10 मिनट बाद बच्चा दोबारा मांग रहा है या रो रहा है तो कोई उसको नहीं पिलाना। उसके बाद जो बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वो सबसे ज्यादा जो है मिल्क जो है, इवन हाफ ऑफ द मिल्क जो है ना, वो फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स में सक कर लेता है ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान। और रिकमेंड ये किया जाता है कि आपने बच्चे को 10 to 15 मिनट्स तक जो है ना फीडिंग करवानी है हर स्लॉट में, जब जब आप उसको करवा रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन नीड्स की। इन्फेंट्स के लिए क्या क्या उनकी नीड्स है। एनर्जी जो बच्चे को रिक्वायर्ड होती है, और जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, वो डाइसेक्राइड लैक्टोज है, जो कि बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है। एक और कंपोनेंट जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है वो ओलिगोसेक्राइड है, जो कि अगर हम काउ मिल्क में बच्चे को लगा दें तो काउ मिल्क में वो बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इसलिए कहा जाता है कि आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दें, क्योंकि उसमें वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वो फिर बच्चे के इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है इन्फेक्शन से, इन्फेंट को। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो जितना प्रोटीन इम्पोर्टेंट है इससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चे के बिल्डिंग मटेरियल होता है ये, क्योंकि बच्चों की टिश्यूज की डेवलपमेंट हो रही होती है, उसका ग्रोथ का टाइम पीरियड चल रहा होता है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हमने ये भी नहीं करना होता कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है तो हम उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन इनटेक करवा दें, उसको हम हर चीज में प्रोटीन ही प्रोटीन दे दें। उससे क्या होगा कि उसके जो लिवर और किडनीज हैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, स्पेशली इन्फेंट पे, क्योंकि उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, बच्चा कोई काम नहीं कर रहा। हम इवन जब जिम गोइंग को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं तो हमने उनसे कहना होता है कि सॉरी, हाई प्रोटीन डाइट जब हम देते हैं तो हमने उनसे कहना होता है कि आपने इसके साथ इतना टाइम जो है एक्सरसाइज करनी है, या इतना टाइम आपने जिम में ये गेम करनी है। उससे क्या होता है कि उसने जो प्रोटीन इनटेक किया होता है वो उसका यूटिलाइज हो जाता है और वो लिवर और किडनीज पे बर्डन नहीं करता और स्ट्रेस नहीं डालता। लेकिन बच्चे की उस टाइम पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, उसको प्रोटीन रिक्वायर्ड जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उसको एक्सेसिव प्रोटीन दे दें और बाद में वो उसको प्रॉब्लम करे और उसके लिवर और किडनी को डैमेज कर दे। अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है वो काउ मिल्क से कम होता है। काउ मिल्क में कम होता है और ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन ज्यादा जो है प्रेजेंट होता है। लेकिन जो क्वांटिटी ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है वो बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वो जितना बच्चे को रिक्वायर्ड है उतनी है। काउ मिल्क में प्रोटीन ज्यादा है, ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन कम है। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क इसलिए रिकमेंडेड है कि बच्चे को जितना प्रोटीन रिक्वायर है वो इनफ है, ब्रेस्ट मिल्क में वो इनफ है उस बच्चे के लिए। वो क्या करेगा, वो उसकी किडनीज पे कोई स्ट्रेस नहीं डालेगा, उसके लिवर को कोई डैमेज नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोटीन ओवरलोड के क्या साइंस और सिम्टम्स हैं, तो बच्चा अगर आपका डिहाइड्रेटेड है, उसको डायरिया हो गया है, उसका ब्लड एमोनिया जो है वो एलिवेट हुआ हुआ है, उसका ब्लड यूरिया एलिवेट हुआ हुआ है, उसको फीवर हुआ हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपने बच्चे को ज्यादा प्रोटीन दे दिया है और अब उसको जो है प्रोटीन ओवरलोड हुआ हुआ है उसकी बॉडी में। और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये उन इन्फेंट्स में जो है हमें मिलते हैं देखने को, जो कि फैट फ्री मिल्क हम अपनी तरफ से उनको दे रहे होते हैं कि भाई हम फैट फ्री मिल्क बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उस फैट फ्री मिल्क में प्रोटीन कितना ज्यादा प्रेजेंट है और बच्चे को वो कितना बच्चे के लिए वो कितना हार्मफुल है। उसके बाद हम आते हैं फैट रिक्वायरमेंट में। लिपिड्स जो है ब्रेस्ट मिल्क में जो है प्रेजेंट होते हैं फैटी एसिड, वो 4 हैं। लिनोलिक एसिड होता है, लिनोलिनिक एसिड होता है, एराकिडोनिक एसिड होता है और डीएचए होता है। डीएचए जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट फैटी एसिड है, जो कि ब्रेन में होता है और ये रेटिना ऑफ आई में भी प्रेजेंट होता है। अब इसकी एक्यूमुलेशन जो है ब्रेन में सबसे ज्यादा फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे, जब आपका फीटल डेवलपमेंट हो रही है, और जब अर्ली इन्फेंसी लाइक फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स जो है वो आपके अर्ली इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है, उसमें सबसे ज्यादा डीएचए की एक्यूमुलेशन जो है वो ब्रेन में हो रही होती है। पहले ये होता था कि जो इन्फेंट फार्मूलाज हमें मार्केट से मिलते थे उनमें सिर्फ लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड होते थे, लेकिन अब जो फार्मूलाज आते हैं उसमें रैकिडोनिक एसिड और डीएचए भी उन्होंने ऐड कर दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर उस पर आप देखें तो इन्फेंट्स जो हैं वो लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड से ही एराकिडोनिक और डीएचए बना सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को वो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है देन दे आर एक्चुअली मेकिंग, तो फिर उनको हम कहते हैं कि आप इन्फेंट फार्मूला पे आ जाएं, क्योंकि उनको जो है मदर फीड से वो इनफ जो है ये नहीं मिल रहे फैटी एसिड्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो है इन्फेंट्स की वो कितनी है।
उसके बाद हम आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है एज, ये इसमें आप देख रहे हैं वैल्यूज डिफरेंट कार्ब्स की, प्रोटीन की और फैट्स की ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज मेंशन है, ये आप देख लीजिएगा। एज और मंथ, 0 to 6 months में 60 ग्राम पर डे कार्ब्स, प्रोटीन 9.1 ग्राम पर डे और फैट्स 4.4 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड है। 6 to 12 months के बच्चे को 9 जो है ग्राम पर डे कार्ब्स रिक्वायर्ड है, 11 ग्राम पर डे प्रोटीन और 4.6 ग्राम पर डे फैट रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे आते हैं, मिनरल्स की। ये इनकी डिफरेंट वैल्यूज रिक्वायर्ड है, वाटर, कैल्शियम, फ्लोराइड, आयरन और जिंक। इसके बाद विटामिन के की रिक्वायरमेंट जो है वो अर्ली इन्फेंसी में अगेन जो विटामिन के की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, 2.5 जो है नैनोग्राम पर डे वो रिक्वायरमेंट होती है, और ह्यूमन मिल्क में ये प्रेजेंट होती है, इसलिए हम ब्रेस्ट फीड उसको रिकमेंड करते हैं। अब विटामिन B12 जो है इसकी 0.4 ग्राम पर डे 0 to 6 months के बच्चे को रिक्वायर्ड होता है, और 6 to 12 months के बच्चे को 0.5 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमने ये है कि हमने बच्चे को सॉलिड फूड किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाने हैं। उसमें ये है कि हमने स्मॉल पोर्शन से स्टार्ट करना है, और 1 टेबलस्पून एक टाइम पे, एक मील 1 टेबलस्पून के इक्वल होना चाहिए, और एक दिन में हमने जब स्टार्ट करना है तो 1 to 2 meals पर डे हमने उसको देने हैं। ठीक है, 1 टेबलस्पून एक मील हमने देना है, 1 to 2 meals पर डे हमने देनी है स्टार्ट पे, जब हमने बिल्कुल स्टार्ट करना है। उसके बाद 4 to 6 month ये डिफरेंट फूड्स लिखे हुए हैं कि हम स्टार्ट पे किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और किस किस तरह के फूड्स जो है उसको दे सकते हैं। 4 to 6 या 5 to 6 months का बच्चा है अगर, तो उसको हम प्यूरी फॉर्म में फूड दे सकते हैं, जिसमें दाल आ जाती है, प्यूरिड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाते हैं, बनाना आ जाता है, एप्पल आ जाता है, कैरेट वगैरह आ जाते हैं, इसको हम प्यूरी फॉर्म में करके दे सकते हैं। 6 to 8 months का जब बच्चा है तो उसको हम बाइट साइज फिंगर फूड दे सकते हैं, जिसमें एग्स है, खिचड़ी है, मीट है, प्यूरी है, पॉरिज है और डिफरेंट चीजें हैं। उसके बाद 8 to 10 months का जब वो है बच्चा तो उसको हम सेमी सॉलिड फूड देंगे, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, सी फूड और ये डिफरेंट चीजें, चिकन है, योगर्ट दे सकते हैं। हल्के हल्के से हम नमक मिर्च स्टार्ट कर देंगे, स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, और जूसेस, फ्रेश जूसेस वगैरह दे देंगे। 10 to 12 months का जब बेबी है तो फिर हम उसको ऐसा फूड देंगे जो जिसमें च्यूइंग ज्यादा हो, जिसमें फ्रूट के पीसेस हमने पकड़ा दिए कि इसको आपने च्यू करके खाना है। पहले हम उसको सेमी सॉलिड में सॉफ्ट देंगे, जैसे हम बनाना दे सकते हैं, इस तरह के हम सॉफ्ट सॉफ्ट फूड देंगे। लेकिन जब वो 10 to 12 months के, फिर हम उसके च्यूइंग वाले फूड्स उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसमें हम उसको होल फ्रूट पकड़ा सकते हैं, वेजिटेबल दे सकते हैं, जैसे कैरेट दे दी और इस तरह की चीजें उसको, या चपाती का पीस दे दिया। ये चीजें हम उसको 10 to 12 months में जाके दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने किन चीजों को अवॉइड करना है। फर्स्ट 3 years जो है बच्चे के, हमने उसको ऐसे फूड्स नहीं देने जिसमें चोकिंग का रिस्क जो है वो ज्यादा हो। और जब बच्चा खा रहा है, खाना खा रहा है, तो हमने हमेशा उसके ध्यान रखना है कि वो अपना जो सुपरवाइज करना है उसको, कि वो खा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही खाने से, या इस तरह की चीजों का हमने उसको सुपरवाइज करना है, ख्याल रखना है। उसके बाद हमने काउ मिल्क जो है वो हमने मेन ड्रिंक नहीं देना। लाइक बच्चा पैदा हुआ है उसको हमने ब्रेस्ट फीड पे लगाना है, ना कि काउ मिल्क पे। काउ मिल्क हमारा मेन जो है मील या उस बच्चे का मेन ड्रिंक वो नहीं होनी चाहिए 12 months तक मिनिमम। 12 months के बाद आप उसको काउ मिल्क पे लगा सकते हो अगेन, क्योंकि वही बात आ गई, काउ मिल्क में प्रोटीन ज्यादा होता है, वो बच्चे की लिवर और किडनीज को डैमेज कर देगा एज कम्पेयर टू मदर, क्योंकि मदर मिल्क में जो है प्रोटीन इतना रिक्वायर्ड होता है, इतना प्रेजेंट होता है जितना रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने सॉल्ट और शुगर जो है वो इन्फेंट के फूड्स में बिल्कुल ऐड नहीं करनी, क्योंकि हम जब शुरू पे बच्चों को दूध में चीनी डाल के दे रहे हैं तो फिर वो पूरी जिंदगी मीठे के बगैर कभी दूध नहीं पिएगा। इसी तरह से जब हम उसको सॉल्ट, जैसे फ्राइज खिला रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें खिला रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं, तो वो फिर उस बच्चे का टेस्ट बड्स डेवलप हो जाएंगे, बाद में फिर वो सिंपल जो हेल्दी फूड्स है वो नहीं खाएंगे। उसके बाद हमने उसको जो है केक्स, बिस्किट्स और पोटैटो चिप्स और ये चीजें भी नहीं देनी। हनी हम, अच्छा ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि हम बच्चा पैदा होता है कि भाई उसको सबसे पहले हमने हनी जो है वो थोड़ा सा खिलाना है। ये लोगों को बिल्कुल भी नहीं एहसास होता कि वो कितना ज्यादा उसके लिए डेंजरस हो सकता है और कितना उसको डैमेज कर सकता है बेबी को, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो बच्चे को बॉट्यूलिज्म कॉज करवा सकते हैं 12 month से पहले अगर हम उसको वो देते हैं तो। उसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड्स में ये कुछ फूड्स हैं जो कि हमें अवॉइड करवाने चाहिए बेबीज के। वही बात जो ड्रिंक्स, सैचुरेटेड फैट्स और ये जो मैंने अभी हनी और शुगर, काउ मिल्क और ये चीजें पीछे बताई हैं, ये सारी चीजें हमने अवॉइड करवानी है। उसके बाद हमने उसको स्वीट ड्रिंक्स जैसे फ्रूट जूस और फ्रूट ड्रिंक्स फ्लेवर्ड या कोई भी ऐसी चीज नहीं देनी। वही बात कि उसकी टेस्ट बड्स डेवलप हो जाएंगे
और जब उनकी डाइट में हम शुगर्स ऐड कर देंगे तो वो फिर ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ भी जा सकते हैं। जब वो अर्ली एज में ओवरवेट हो जाएगा, हम उसको कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी नहीं दे सकते, क्योंकि फिर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो इंटरफेयर करेगी। तो इसलिए हमने उसको स्टार्ट से ही इन चीजों से अवॉइड करवाना है। टी या कॉफी बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी। अक्सर मदर क्या करती हैं कि वो बनाती हैं चाय अपने लिए, बच गई, चलो बच्चे के पीजन में देके बच्चे को पिला दी, लेकिन वो इस चीज का उनका एहसास नहीं होता कि कितनी उसके लिए हार्मफुल है। उसके बाद न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपने जो है सेकंड पार्ट पे, न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं कि चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन का क्या रोल है, और चिल्ड्रन का ये जो एज ग्रुप होता है कौन सा होता है। 1 ईयर से ऑनवर्ड्स, लाइक इन्फेंसी पीरियड खत्म हुआ बच्चे का 12 मंथ्स में, उसके बाद उसका चाइल्डहुड स्टार्ट हो गया। 1 to 13 ईयर्स तक उसका चाइल्डहुड पीरियड होता है। अब उसमें जो है न्यूट्रिशन जो है, जितनी भी उसको डिजीजेस होती हैं उसके अगेंस्ट फाइट करती है। अगर हम उसको अच्छी डाइट दे रहे हैं, उसके एनर्जी लेवल को मेंटेन करती है। अगर उसको कोई इंजरी हुई है, कोई मसला है, कुछ भी है, तो वो उसमें रिकवरी में हेल्प आउट करती है और जल्दी करवा देती है। उसकी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, उसके मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसके मेंटल वेलबींग को मेंटेन करती है, और हेल्दी वेट फॉर हाइट जो उसको रिक्वायर्ड होता है उस वेट पे उसको ले आती है। अब हर साल जो बच्चा जो है, ईच ईयर फ्रॉम एज 1 to एडोलसेंस, 1 2 to 3 इंचेस जो बच्चे का साइज जो है, हाइट की अगर हम बात करें तो वो हर साल इंक्रीज होती है 2 to 3 इंचेस, और 5 to 6 पाउंड उसका जो वजन है वो बढ़ता है हर साल। उसके बाद एनर्जी इनटेक और एक्टिविटी, जो बच्चे की एनर्जी नीड्स हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी ग्रोथ पे और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे। उसकी ग्रोथ कितनी फास्टली हो रही है, अगर ज्यादा स्पीडीली हो रही है तो उसकी एनर्जी नीड्स जो है वो ज्यादा होंगी। और अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे 4-5 साल का बच्चा हो जाता है, 2-3 साल का भी, तो वो भागना दौड़ना, लाइक क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि अब बच्चे को कितनी रिक्वायर्ड है और कितनी नहीं रिक्वायर्ड। अब हम पीछे एक जनरल जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसको देखते हैं। 1 ईयर से लेके 6 ईयर्स के चाइल्ड को, 5 ईयर्स के चाइल्ड को 800 किलो कैलोरीज जो है पर डे रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद 6 ईयर्स से लेके 9 ईयर्स तक 1600 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, ट्वाइस देन 1 ईयर to 5 ईयर्स। उसके बाद 10 ईयर्स से ऑनवर्ड 13 ईयर्स तक, बल्कि 20 तक 20 तक 2000 किलो कैलोरीज। अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 2000 किलो कैलोरीज पर डे होती है, जनरली हम देखें तो। उसके बाद फैट्स की बात अगर हम करें तो कोई रिकमेंडेड जो है डाइटरी अलाउंस नहीं है इसका फैट्स का, लेकिन डीआरआई कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड किया था कि आपके बच्चे की 1 से 3 साल का जो बच्चा है उसकी टोटल एनर्जी जो है, उसमें से 30 to 40% जो है वो फैट से होनी चाहिए, और 4 to 18 ईयर्स में जाके 25 to 35% एनर्जी जो है वो आपको फैट से मिलनी चाहिए। उसके बाद ये नेक्स्ट कुछ हेल्दी फैट्स हैं, ये हम बच्चों को दे सकते हैं। फिर प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन की नीड्स एज के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। प्रोटीन रिकमेंड करते हुए हमने इन चीजों को ख्याल में रखना होता है कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए, हम बच्चे को कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन कंज्यूम करवा रहे हैं, और उसकी नीड्स क्या है ग्रोथ के लिए। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे आ जाते हैं। जो सेकंड ईयर लाइफ का जो होता है बच्चों का, सेकंड ईयर में जाके बच्चे इस तरह से, क्योंकि हम उसको इन्फेंसी पीरियड जैसे ही खत्म होता है, सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, तो हम उसको पहले मदर ब्रेस्ट मिल्क पे वो होता है, ब्रेस्ट फीड पे होता है, तो वो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ही ले रहा होता है, कुछ एडिशनल नहीं ले रहा जिससे उसकी जो है डाइट पुअर हो। लेकिन जैसे ही हम उसको सेकंड ईयर में वो आता है, दूसरे साल में आता है, तो उसकी डाइट जो है हम उसको पुअर डाइट देना स्टार्ट कर देते हैं। पुअर डाइट इस तरह से कि हम उसको जब काउ मिल्क पे लगा देते हैं तो वो उतना हेल्दी नहीं है जितना ब्रेस्ट मिल्क था। तो इसी तरह से हम उसको जो फूड दे रहे हैं वो भी इतने आयरन रिच नहीं है जो कि उसको रिक्वायर्ड है, उतना उसको आयरन नहीं मिल रहा उससे। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो है एपिटाइट भी फ्लक्चुएट हो जाती है और आयरन डेफिशिएंसी भी कॉज हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी जब होती है तो फिर बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता और मसले मसले होने शुरू हो जाते हैं। अब चिल्ड्रन को पर डे हमने 7 to 10 mg आयरन डेली मस्ट देना होता है। 1 ईयर टू ऑनवर्ड हमने 7 to 10 mg उसको आयरन पर डे देना होता है। और इस गोल को जो है अचीव करने के लिए हमें करना होता है कि हमने उसको मील्स और स्नैक्स जो भी देने हैं वो आयरन रिच देने हैं, और उसका जो मिल्क इनटेक है वो रीजनेबल होना चाहिए। उसके बाद ये फूड पायरामिड है नेक्स्ट, फूड पायरामिड फॉर किड्स।
इसमें अब आप देखें कि वाटर जो है, सबसे पहले वाटर जो है वो अनलिमिटेड है, आप जितना पानी बच्चे को देंगे वो उसके लिए कम है। ग्रेन ग्रुप की अगर हम बात करें तो 6 सर्विंग्स पर डे हमने उसको देनी होती है, वेजिटेबल्स की 3 सर्विंग, फ्रूट की 2 सर्विंग, डेयरी की 2 सर्विंग, मीट और फिश और बीन्स की 2 सर्विंग, और फैट, ऑलिव्स और स्वीट्स, और इनको हम अपनी मर्जी से कुछ अमाउंट में कभी कभार दे सकते हैं, एक एक आधी सर्विंग। उसके बाद स्पेशल न्यूट्रिएंट नीड्स हैं चिल्ड्रन की, उसकी बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ये 1 to 3 years की और है, और 4 years ऑनवर्ड्स उसकी रिक्वायरमेंट और है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है 45 to 65%, 1 to 3 years में है, 45 to 65% ही उसका 4 years ऑनवर्ड है। इसी तरह प्रोटीन रिक्वायरमेंट है और इसी तरह फैट है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट में ये उसकी विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये उनकी रेंजेस भी मेंशन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये उनकी रिक्वायरमेंट में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं मील टाइम एट होम। अब जब हमने घर में बच्चे को खाना खिला रहे होना है, तो हमने किस चीज को माइंड में रखना है और किस चीज को हमने देखना है कि बच्चा जो है इंटरेस्ट ले खाने में और उसकी हेल्दी ईटिंग भी हो जाए। ऑनरिंग चाइल्ड प्रेफरेंसेस, ऑनरिंग चाइल्ड प्रेफरेंसेस में हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि बच्चा प्रेफर क्या कर रहा है। अब देखिए, हम तो बच्चों को पसंद होते हैं कलरफुल फूड्स, तो हमने क्या करना है कि एक कलरफुल सी प्लेट में, कलरफुल से टेबल पे डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड्स, लाइक फ्रूट्स हैं कुछ कलरफुल होते हैं वो रख दिए, वेजिटेबल्स रख दिए, इसी तरह से हर फूड ग्रुप जो है छोटे छोटे पोर्शन में रख दिया, वो बच्चे को अट्रैक्ट करेगा, कलरफुल होगा तो वो बच्चे को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद बच्चों को हम देखें तो बच्चों की प्रेफरेंस होती है कि हमें पकी हुई सब्जी ना खानी पड़े। अगर इवन हम अपनी बात करें तो हमें भी होता है कि यार पकी हुई सब्जी तो ना ही खानी पड़े, रॉ फॉर्म में हम लोग खा लेते हैं। तो बच्चों को अगर रॉ वेजिटेबल्स पसंद है तो आप उसको रॉ खिलाओ, उस पे जबरदस्ती ना करो, उसको फोर्स ना करो कि नहीं भाई यही खाना है, यही कुक्ड है, यही खाना है आपने। उसके बाद फ्लेवर्स जो है हमने उनकी डाइट में बहुत कम डालने होते हैं, कि बहुत ज्यादा उनको हमने फ्लेवर्ड फूड नहीं देने होते हैं। उसके बाद बच्चे को पोर्शन पसंद होते हैं, पोर्शन फॉर्म में आप उनको खाना दे दो, छोटे छोटे पोर्शन, एक प्लेट्स मिलती हैं डिफरेंट कलरफुल से, उसमें छोटे छोटे पोर्शन बने होते हैं, आप उसमें सारे फूड ग्रुप्स की थोड़ी थोड़ी चीजें रख दो और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में रखो, बहुत ज्यादा एक टाइम पे बच्चे को ना खिलाओ, अगर वो नहीं खाना चाह रहा तो मत खिलाओ। इस तरह से उसकी प्रेफरेंस पे हमने फोकस करना होता है। उसके बाद हमने देखना होता है वो कभी फ्रेंड्स के साथ खाने में इंटरेस्टेड होता है, कभी बहन भाइयों के साथ, लाइक उसको फन लग रहा होता है कि अगर मैं एक कंपनी में बैठ के खाऊंगा तो ये मतलब एक दूसरे को देख के, हम कहते हैं ना कि बच्चे एक दूसरे को देख के खाते हैं, तो हम जैसे वो खाना चाह रहा है फ्रेंड्स के साथ हम उसको लंच में दे सकते हैं कि भाई आप स्कूल ये ले जाओ, फ्रेंड्स के साथ वो खा लेगा। इस तरह से हमने उसकी प्रेफरेंस को देखना होता है। उसके बाद लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेशन, लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेशन में ये है कि हम जब बच्चे को बच्चा इंटरेस्ट जब लेता है ना फैमिली मील्स में, जब हम खाना बना रहे हैं तो हमने उसको अपने साथ इंगेज करना है। जब हम उसको अपने साथ इंगेज करेंगे, हम उसकी पार्टिसिपेशन करवाएंगे, तो बाद में वो खाने में इंटरेस्टेड भी होगा, उसको पता होगा कि हाँ ये मैंने बनाया है और ये मैंने खाना है, फिर वो शौक से खाएगा। तो इस तरह हमने उनको पार्टिसिपेट करवाना है, इस तरह से वो सीखेगा और खाएगा। जैसे हमने वॉश करने के लिए दे दिया कि भाई वॉशिंग आप करो, स्टीरिंग करो, चलो आप ये मैयर करो, ये कितना डालना है, हमने इस तरह, या अरेंज कर दो फूड को, सैलेड कट किया है तो इसको अरेंज कर दो, तो फिर वो बड़ी खुशी से उस खाने को खाएगा। तो हमने इस तरह से उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना है। उसके बाद हमने पावर स्ट्रगल्स को अवॉइड करना है। अवॉइडिंग पावर स्ट्रगल्स मीन्स कि आपने बच्चे को फोर्स नहीं करना, अगर वो नहीं खाना चाह रहा तो आपने नहीं उसको फोर्स करना। एक चीज आप उसको दे रहे हो, वो नहीं खा रहा, तो आप उसको डिसाइड करने दो कि उसको उस चीज को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, उसको खाना है नहीं खाना। अगर आप फोर्स करोगे तो वो उस टाइम पे तो जबरदस्ती खा लेगा, लेकिन वो अगली दफा कभी दोबारा उस फूड को ट्राई भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमने बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना, उस पर डिसीजन छोड़ दें कि उसको खाना है या नहीं खाना। और जब उसको हमने कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमने ये देखना है कि हम एक टाइम पे उसको एक फूड दे रहे हैं, एक दे रहे हैं और कम अमाउंट में दे रहे हैं, ताकि वो उस चीज में इंटरेस्ट ले। थोड़ी चीज वैसे ही जब हो तो लड़ाई ज्यादा होती है खाने में। उसके बाद सर्विंग एज रोल मॉडल, इसमें ये होता है कि पेरेंट्स को देख के ही बच्चे सीखते हैं। पेरेंट्स क्या चीज बना रहे हैं शौक से, क्या खा रहे हैं, उसी तरह बच्चे वही चीज शौक से खाएंगे जो उनके घर में हैबिट डेवलप हुई हुई है। तो इस तरह से हमने खुद रोल मॉडल उनके लिए, मदर्स ने, पेरेंट्स ने खुद रोल मॉडल बनना होता है कि वो हर चीज खुद खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। इसीलिए कहते हैं कि हर आप खुद कुछ खाओगे तो बच्चों को भी खिलाओगे ना, आप खुद ही नहीं एक चीज खाओगे, आप बनाओगे नहीं, तो बच्चा कैसे पसंद करेगा वो चीज।
प्लेइंग फर्स्ट मीन्स कि आपने बच्चे को पहले खेलने देना है। अगर वो बच्चा खेलना चाह रहा है या उसका कोई प्लेइंग टाइम है, बाहर जा रहा है, पहले उसको खेलने दें। जब वो खेल के आएगा, फिर वो एक तो उसको भूख लगी होगी, वो शौक से खाएगा खाना। दूसरा ये होगा कि उसको कोई जल्दी नहीं होगी कि भाई अगर हम उसको कहते हैं कि पहले खाना खाओ फिर खेलने जाने दूंगी, जैसे माएँ अक्सर कहती हैं, लालच देती हैं कि फिर खेलने दूंगी, तो वो बच्चे जल्दी जल्दी में एक तो सही से उसको च्यू नहीं करते अपने फूड को, दूसरा वो थोड़ा बहुत खाया और उठ के भाग गया कि भाई खेलने की जल्दी है, सब फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं करनी, लेट देम प्ले फर्स्ट, बाद में आप उसको वापस आएगा तो खिलाओ ताकि वो आराम से सुकून से बैठ के खाए और उसको उस टाइम पे भूख भी लगी हो। स्नैकिंग में हमने ये करना होता है कि हमने बच्चे को न्यूट्रिएंट, पुअर न्यूट्रिएंट जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हाई किलो कैलोरी स्नैक्स हैं, जैसे एक हम बर्गर दे रहे हैं, उसमें स्नैक्स जो है कैलोरीज जो है वो ज्यादा है, लेकिन उतना वो न्यूट्रिएंट रिच वो फूड नहीं है जितना हम उसको जो है घर पे कोई और चीज बना के दे दें। ठीक है, लाइक हम ब्राउन ब्रेड में या सिंपल ब्रेड में भी हम शामी लगा के दे दें और घर का उसको हम दे दें सैंडविच बना के या बर्गर बना के, तो दैट इज वे बेटर देन बाजार का बर्गर। तो इस तरह से उसके स्नैक्स में हमने इस चीज पे मेहनत करनी होती है, माओ ने करनी होती है कि आपने उनको ऐसे स्नैक्स देने हैं या ऐसे मील्स देने हैं जिनकी किलो कैलोरीज तो कम हो और न्यूट्रिएंट रिच वो फूड्स हो। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशंस, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशंस में हम सिर्फ एक चीज को फोकस करेंगे जो बच्चों में कॉमन होता है, वो ओवरवेट और ओबेसिटी है। ओवरवेट और ओबेसिटी जो है सबसे बड़ा मसला होता है। अब अगर हम देखें अपने जो है एडल्ट्स का, तो उनका बीएमआई हम देखते हैं कि 25 अबव है तो वो ओवरवेट है, फिर 30 अबव है तो ओबीज है, फिर ओबेसिटी 1 2 3 उसके फेजेस आ जाते हैं, और अगर अंडर 20 जो है तो वो अंडर नरिश्ड है या मेल नरिश्ड है। तो इसमें बच्चों में ये होता है कि हमने बीएमआई फॉर एज उनका देखना होता है कि एज के हिसाब से उनका जो किस परसेंटाइल में वो फॉल कर रहे हैं। अगर तो वो 85th टू 94th में है तो फिर वो ओवरवेट है, वो कंसीडर किए जाएंगे ओवरवेट। और अगर वो 95 से अबव हैं तो फिर वो ओबेसिटी में आ जाते हैं, 95 या 95 से अबव है। तो अब हमने उसको किस तरह से अवॉइड करना होता है और किस तरह से हमने उसको करना है, हमने इंकरेज करने हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कंजम्पशन को, हमने ज्यादा से ज्यादा वो चीज उनको खिलानी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। नाश्ता हमने उनको डेली करवाना है, हमने उनको ऐसी डाइट देनी है जो कैल्शियम रिच हो, डाइट देनी है जो हाई फाइबर डाइट हो, और मैक्सिमम मिनिमम जो है 60 मिनट्स जो एक्टिविटी उनकी पर डे होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कुछ भी वो खेल लें, वॉक पे आप साथ ले जाएं, जिस तरह से भी आप उसको फिजिकल एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए 60 मिनट्स पर डे मिनिमम। उसके बाद हमने किस तरह से ओबेसिटी और इसको जो है ओवरवेट को अवॉइड करना है, उसमें हमने शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस उनको, या जितनी भी मीठी चीजें, फ्रेश डब्बे वाले जूस हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं केक्स आ जाते हैं और डिफरेंट चीजें, प्रोसेस्ड फूड्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें हमने उनको नहीं देनी। पोर्शन साइजेस को हमने लिमिट करना है। पोर्शन साइजेस किस तरह से हमने लिमिट करना है, बहुत ज्यादा एक टाइम पे नहीं खिला देना, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी अमाउंट में थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को खिलाओ। इस तरह से क्या होगा, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, जितना वो खाएगा उतना वो डाइजेस्ट कर लेगा, बाद में दोबारा खा लेगा। उसके बाद हमने उनको एनर्जी डेंस फूड जो है वो नहीं देने। टेलीविजन और स्क्रीन टाइम जो है मैक्सिमम उनका 2 आवर्स होना चाहिए। टेलीविजन देख रहे, टीवी देख रहे, फोन देख रहे, जो भी है, 2 आवर्स से ज्यादा हमने स्क्रीन टाइम उनको नहीं देना। और हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम बच्चे को रेस्टोरेंट में ना खिलाएं, फास्ट, स्पेशली फास्ट फूड। देसी में आप चले जाओ तो दैट्स फाइन, फास्ट फूड बचपन से ही बच्चे को मत लगाओ। अगेन वही बात की, उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाएंगे, बाद में वो पूरी जिंदगी आपको ही तंग करेगा कि भाई मुझे यही खाना है, हेल्दी ईटिंग की तरफ वो कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद हमने ओबेसिटी और ओवरवेट में हम क्या अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, हम डाइट चेंज कर सकते हैं, उसकी उसकी फिजिकल एक्टिविटी उसकी ऐड कर सकते हैं उसकी डेली लाइफ में, उसके फिजियोलॉजिकल सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उस साइकोलॉजिकल सपोर्ट किस तरह से हमने करनी है कि हमने उसको अप्रिशिएट करना है, वो जो भी कर रहा है हमने उसको अप्रिशिएट करना है, और डिफरेंट चीजों का लालच दे के कि अच्छा आपको ये पसंद है, आप ऐसे करो तो फिर मैं आपको जो है ये हेल्दी खाओगे तो फिर मैं आपको ये गिफ्ट दूंगी। जो चीज पसंद है उस तरह से आप उसको अप्रिशिएट करो, गिफ्ट कर दो, तो ये उसको सपोर्ट करो तो उसको हेल्प आउट होगी किस तरह से वो अपनी ओबेसिटी को कम कर सकेगा। बिहेवियरल चेंजेस, उसके बिहेवियर्स में चेंजेस लाना शुरू करें। उसके बाद हम बात करते हैं डाइट की, कि हमने डाइट में मॉडिफिकेशन क्या करनी है।
जब हम ओबेसिटी की बात करें और साथ ही डाइटिंग की बात आ जाए, तो लोगों को लगता है कि डाइटिंग मीन्स कि आपने वेट लॉस करना है, आपने कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी है और आपने बहुत ज्यादा नहीं खाना। लेकिन ये बिल्कुल बच्चों के लिए बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हमने बच्चों को कभी भी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो नहीं देनी, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, वेट लॉस की तरफ बच्चे को नहीं लेके जाना कि हम शुरू में ही बच्चे को वेट लॉस पे लगा दिया। हमने सिर्फ इस चीज को अवॉइड करना है कि बच्चा वेट गेन ना करे, मजीद उसका वेट गेन ना हो, जहाँ पे है वो वहीं पे रहे। हेल्दी अगर उसका वेट है, तो अगर वो थोड़ा सा भी मोटा है तो हम उसको मजीद वेट गेन ना करें, उसकी ऐसी चीजें अवॉइड करवाएं जिससे उसका और वेट गेन हो रहा है। लेकिन हमने फिर भी उसको कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो नहीं देनी, क्योंकि वो फिर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसको डिस्टर्ब करेगी, इंटरफेयर करेगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ओबेसिटी जो है सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज को भी कर सकती है डेवलप। तो इस वजह से हमने ओबेसिटी को बच्चे में अर्ली एज में ही अवॉइड करवाना होता है कि हम स्टार्ट भी ऐसे फूड्स ना दें जो उसको प्रॉब्लम करें और ओबेसिटी की तरफ लेके जाएं।